हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में। आज है 8 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम बात करेंगे 8 मार्च 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं, चाहे वो दैनिक जागरण हो, द हिंदू हो, इंडिया एक्सप्रेस हो, डीडी न्यूज़ हो, पीआईबी हो, हिंदुस्तान हो, आकाशवाणी हो, सभी महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं को कवर करते हुए जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हो, राष्ट्रीय हो, उत्तर प्रदेश स्पेशल हो, विज्ञान तकनीकी हो, अर्थव्यवस्था हो, हर क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पे आज अपने इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। और यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से ही चर्चा करते हैं कि आज का जो दिवस है इसका थीम क्या है और कब से स्टार्ट किया गया, कब से मनाया जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 के बारे में। आयोजन तिथि यहाँ पर देखा जाए तो 8 मार्च 2026 को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए इसके पीछे मनाए जाने के पीछे उद्देश्य क्या है, तो महिलाओं के अधिकार, सम्मान, महिलाओं के अधिकार, सम्मान, समानता, सशक्तिकरण और सामाजिक आर्थिक योगदान को सम्मान देना, यही मुख्य उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मनाए जाने के पीछे। ठीक है, अब यहां पर देखा जाए थीम क्या है। ठीक, थीम क्या है, गिव टू गेन्स, गिव टू गेन्स इसका विषय है। याद रखिएगा, ये थीम आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, ये थीम आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे चर्चा करते हैं, इतिहास पे चर्चा कर लेते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का इतिहास है, यहाँ पर देखा जाए तो इस दिवस की शुरुआत कब हुई थी, तो 1911 में इस दिवस की शुरुआत हुई थी। 1911 में इसकी शुरुआत हुई थी और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा आधिकारिक मान्यता इसको 1975 में मिली थी। याद रखिएगा, 1975 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है इसको आधिकारिक मान्यता प्रदान की गई थी। अब यहाँ पर देखा जाए इसके महत्व पर चर्चा कर लेते हैं। तो यह दिवस लैंगिक समानता, महिला अधिकार और नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। ठीक है, तो जो केंद्रीय नेतृत्व होता है महिलाओं का, महिलाओं के नेतृत्व में महिलाओं की जो भागीदारी है उसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से देखा जाए हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। चलिए आगे चर्चा करते हैं। यहां पर देखा जाए भारत फिनलैंड के बीच द्विपक्षीय सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। ठीक है, और यह सहयोग समझौता हस्ताक्षरित कब हुआ, 5 मार्च 2026 को हस्ताक्षरित हुआ था। कहां पर, नई दिल्ली में हस्ताक्षरित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिनलैंड के जो राष्ट्रपति है अलेक्जेंडर स्टब, ठीक है, अलेक्जेंडर स्टब, इनको याद रखिएगा, जो 11वां रायसीना हिल्स डायलॉग, ठीक है, 11वां रायसीना डायलॉग, इसमें बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित हुए थे। ठीक, आपकी परीक्षा में पूछ सकता है कि जो 11वां रायसीना डायलॉग इस बार आयोजित किया गया 2026 में, ठीक है, इसके मुख्य अतिथि कौन थे, तो याद रखना फिनलैंड के जो राष्ट्रपति, फिनलैंड के राष्ट्रपति नाम क्या है इनका, अलेक्जेंडर स्टब, और ये इनकी पहली भारत यात्रा भी है। और इसी दौरान देखा जाए दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय सहयोग समझौता हस्ताक्षरित किया गया था। अब यहाँ पर जो समझौते का क्षेत्र है उन क्षेत्रों पर चर्चा कर ले कि किन क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है। तो टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, सस्टेनेबिलिटी, ट्रेड्स, इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति की गई है दोनों देशों के बीच में। चर्चा करें तो व्यापार संबंध में चर्चा कर लेते हैं। तो भारत और फिनलैंड के बीच में वार्षिक व्यापार लगभग कितना है, तो 1.3 बिलियन डॉलर का है। दोनों देशों के बीच में, भारत और फिनलैंड के बीच में देखा जाए तो वार्षिक व्यापार कितना है, 1.3 बिलियन डॉलर का है। और कुछ कंपनियां हैं, कंपनियों में चर्चा करें तो भारत में नोकिया सहित फिनलैंड की 100 से अधिक कंपनियां कार्यरत हैं, जबकि भारत की टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसी 30 से अधिक भारतीय कंपनियां फिनलैंड में कार्य कर रही हैं। कुछ विशेष तथ्य देख लेते हैं। यहाँ पर भारत और फिनलैंड के बीच में जो राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे वो कब स्थापित हुए थे, तो 1949 में स्थापित हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो भारत और फिनलैंड है उनके बीच में जो सहयोग, द्विपक्षीय सहयोग समझौता हुआ है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, सारे पॉइंट्स टू द पॉइंट लिखे हुए, आपको इतने ही पॉइंट याद रखने हैं। ये द्विपक्षीय सहयोग समझौता जब हस्ताक्षरित किया गया, कब, 5 मार्च 2026 को, किसके किसके बीच, तो नरेंद्र मोदी और जो अलेक्जेंडर स्टब है उनके बीच में हस्ताक्षरित हुआ। किस किस क्षेत्र में से संबंधित है, तो टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, सस्टेनेबिलिटी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन से संबंधित है। और यहाँ पर देखा जाए भारत और फिनलैंड के बीच में जो वार्षिक व्यापार है कितना है, 1.3 बिलियन डॉलर है। जो नोकिया कंपनी है, एक बार तो पूछ लिया था कि नोकिया कंपनी किस देश की कंपनी है, नोकिया किस देश की कंपनी है। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं जो सैमसंग है, सैमसंग, ठीक, सैमसंग और किया, ये किस देश की कंपनियां हैं, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और एक विशेष तथ्य यह है कि फिनलैंड के साथ राजनयिक संबंध कब स्थापित हुआ था, 1949 में स्थापित हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। जस्टिस कियोस्क, जस्टिस कियोस्क क्या है ये, जो जस्टिस कियोस्क यहां पर देखा जाए ये क्या है, आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण भी हो जाता है और न्यायिक प्रक्रिया में जो तकनीकी है उसके प्रयोग के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 2 के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, जीएस पेपर 2 के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है,
तो कोर्ट प्रक्रिया को डिजिटल और सुलभ बनाने की पहल है जस्टिस कियोस्क। यहाँ पर चर्चा करते हैं। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने भूटान में न्यायिक प्रक्रिया में जस्टिस कियोस्क अपनाने की सलाह दी है। भारत ने यह सुविधा ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत लागू की जा रही। भारत में देखा जाए तो ये जो जस्टिस कियोस्क है इसको लागू भी किया जा रहा है ई कोर्ट मिशन मोड जो प्रोजेक्ट है उसके तहत। ठीक है, यहां पर देखा जाए क्या है जस्टिस कियोस्क, तो यह एटीएम जैसा डिजिटल टच स्क्रीन मशीन होती है जिससे आम नागरिक केस की स्थिति, अगली सुनवाई की तिथि और कोर्ट आदेश की कॉपी देख सकता है। ठीक है जैसे एटीएम होता है, आप अपने खाते से संबंधित सारी इंक्वायरी, चाहे आपको एमपिन जनरेट करना हो, चाहे आपको पैसे निकालने हो या स्टेटस देखना हो, सारी चीजें आप एटीएम पे जाके देख लेते हैं। उसी प्रकार एटीएम जैसी ये तकनीकी होती है, कोर्ट रूम में लगी होती है, वहां पर जाकर आप एटीएम जैसी ये जो डिजिटल टच स्क्रीन मशीन है इस पे खड़े होकर आम नागरिक केस की स्थिति देख सकते हैं, अगली सुनवाई की तिथि देख सकते हैं और कोर्ट आदेश की कॉपी तक देख सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए अधिकांश जिले न्यायालयों तथा कई हाई कोर्ट परिसर में भी ये कियोस्क लगाए जा चुके हैं। और जो भारत और भूटान के बीच में जो न्यायिक समझौता, आज से कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया भी था कि भारत और भूटान के बीच में न्यायिक समझौता, जो भारत की सुप्रीम कोर्ट है उसने जो भूटान का सुप्रीम कोर्ट है उसके साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है कि जो आपसी तकनीकी है, आपसी तकनीकों का जो प्रयोग है उनके लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया था। उसी दृष्टिकोण से जस्टिस कियोस्क इंपॉर्टेंट हो जाता है। भूटान के जो कुछ कर्मचारी हैं वो भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पर आकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहां पर आकर जो भारत की तकनीकी उनको देख रहे हैं। और उसी क्रम में देखा जाए जो चीफ जस्टिस सूर्यकांत है उन्होंने भूटान की न्यायिक प्रक्रिया में जस्टिस कियोस्क को अपनाने की उनको सलाह दी है। और इसी वजह से ये जो जस्टिस कियोस्क है ये चर्चा में आ गया और इसी पॉइंट को आपको याद भी रखना है। चलिए देखते हैं, मार्च 2026 तक इन्हें कॉमन सर्विस सेंटर्स जैसे से जोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों तक न्याय सेवाएं पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य है जस्टिस कियोस्क का। सॉरी, महत्व क्या है इसका, तो इससे न्याय प्रणाली पारदर्शी, सुलभ और नागरिक हितैषी बनेगी। ठीक है, जस्टिस कियोस्क के माध्यम से क्या होगा, न्याय प्रणाली पारदर्शी, सुलभ और नागरिक हितैषी भी बनेगी। चलिए आगे देखते हैं। नागालैंड में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में से 2 मछली प्रजातियों की खोज की गई है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में से देखा जाए तो 2 नई मछली प्रजातियों की खोज की गई है। इन मछली प्रजातियों के बारे में आइए देखते हैं। नागालैंड के मोकाकचुंग जिले में ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों से 2 मीठे पानी की मछलियों की खोज की गई है। और यहाँ पर देखा जाए ये खोज किसके नेतृत्व में की गई है, शोधकर्ता कौन है, तो यहाँ पर जे प्रवीण राज जो ICAR केंद्रीय द्वीप कृषि अनुसंधान संस्थान से संबंधित है तथा बालाजी विजय कृष्णन के द्वारा मिलकर की गई है। यहाँ पर देखा जाए ये जो खोज है अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक पत्रिका जूटेक्सा में प्रकाशित हुई। किसमें प्रकाशित हुई है, जूटेक्सा में प्रकाशित भी हुई है। और यहाँ पर देखा जाए जो नई प्रजातियां हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है ग्लिप्टोथोरेक्स सेंटीमेरेनी, ग्लिप्टोथोरेक्स सेंटीमेरेनी। और दूसरी प्रजाति कौन सी है, ओरिखिथिस एलियानो, ओरिखिथिस एलियानो और ग्लिप्टोथोरेक्स सेंटीमेरेनी, ये 2 प्रजातियां हैं। अब यहाँ पर जो ग्लिप्टोथोरेक्स सेंटीमेरेनी है इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, ये देख लेते हैं। तो यह कैटफिश तेज बहाव वाले नदियों में पाई जाती है और शरीर में हीरे के आकार के चिपकने वाले थोरेक्स उपकरण होते हैं जिससे ये चट्टानों पर चिपककर तेज धाराओं में भी टिक सकती हैं। ठीक है, और दूसरी जो प्रजाति है उसकी कुछ प्रमुख विशेषता देख लेते हैं। तो यह लगभग 2.5 सेंटीमीटर लंबी छोटी मछली है। इसके चमकीले लाल पंख और पूंछ के पास काले धब्बे इसकी प्रमुख पहचान है। ठीक है, तो ये दोनों जो प्रजातियां कहां पर खोजी गई हैं, नागालैंड में खोजी। आगे देखते हैं, स्मृति मंधाना के नाम पर बनी पहली बारबी डॉल। यहां पर देखा जाए स्मृति मंधाना के नाम पर पहली बारबी डॉल बनी है। चर्चा कर लेते हैं, पॉइंट्स क्या है। भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना दुनिया की पहली क्रिकेटर बन गई है जिनके नाम पर बारबी डॉल बनाई गई है। ठीक है, और यह घोषणा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के पहले की गई थी। यहाँ पर खास बात यह है, यह विशेष बारबी डॉल अमेरिका की खिलौना कंपनी जो है मेटल, इसके द्वारा तैयार की गई है। चर्चा करें तो अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने वाली महिलाओं को रोल मॉडल के रूप में सम्मानित करने के उद्देश्य से उनका बारबी डॉल तैयार किया जाता है। और पहली बार है कि किसी क्रिकेटर का यहाँ पर बारबी डॉल बनाया गया है। भारतीय महिला क्रिकेटर है स्मृति मंधाना, इन्हीं का बारबी डॉल बना हुआ है। चलिए यहाँ पर देखा जाए यह सम्मान महिला क्रिकेट के वैश्विक प्रभाव और मंधाना की प्रेरणादायक भूमिका को दर्शाता है। बारबी डॉल की पहली बार देखा जाए, बारबी डॉल जो बनाया गया था इसको पहली बार कब बनाया गया था, 1959 में लॉन्च किया गया था। बारबी डॉल को पहली बार 1959 में लॉन्च किया गया था, ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय स्केटर सृष्टि धर्मेंद्र शर्मा ने लिम्बो स्केटिंग में बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। ठीक है, यहां पर देखा जाए भारतीय रोलर स्केटर सृष्टि धर्मेंद्र शर्मा ने लिम्बो स्केटिंग में नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया है। देखा जाए तो उन्होंने 50 मीटर की दूरी को केवल
7.46 सेकंड में पूरा कर लिया है। कितना? जो 50 मीटर की दूरी थी, 50 मीटर की दूरी को 7.46 सेकंड में पूरा किया है। देखा जाए तो रिकॉर्ड 28 फरवरी 2025 को बनाया गया था। कहां पर बनाया गया था? तो ये रिकॉर्ड बनाया गया था साईधाम सिटी, उम्ब्रेड, महाराष्ट्र में ये रिकॉर्ड दर्ज किया गया था। चलिए देखते हैं। तो स्केटिंग करते हुए क्रमशः नीचे झुकते पोलों के नीचे से गुजरते हुए सबसे तेज समय की चुनौती को इन्होंने पूरा किया। होता क्या है यहाँ पर देखा जाए, स्केटिंग करते हुए जैसे पैरों में पहिए लगे होते हैं ना, कि पैर में स्केटिंग शू पहन के, अब था क्या कि अगल बगल दो छोटे छोटे पिलर लगाए गए। ठीक, तो छोटे छोटे पिलर लगाए गए और यहां पर पोल लगाए गए। अब इसी के नीचे से झुक के एकदम से हाथ फैला के पैर फैला के नीचे से स्केट करते हुए निकलना था। तो ये 50 मीटर की दूरी थी और इस 50 मीटर की दूरी को देखा जाए तो 7.46 सेकंड में ही पूरा कर दिया। ठीक है, चलिए देखते हैं। उन्होंने अपनी ही 2023 का रिकॉर्ड, जो पहले 9.59 सेकंड था, उसको तोड़कर 2.13 सेकंड से बेहतर प्रदर्शन किया है और इस बार देखा जाए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज कर दिया है। आगे देखें, अगली खबर क्या है। इंडोनेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग पर लगाया प्रतिबंध। यहां पर देखा जाए, कल हमने चर्चा की थी कि कर्नाटक ने प्रस्ताव पारित किया है। भारत का पहला राज्य कौन बन गया जिससे प्रस्ताव पारित किया? तो कर्नाटक। और यहीं पर देखा जाए तो इंडोनेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यहाँ पर चर्चा करते हैं तो इंडोनेशिया सरकार ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग सीमित करने का नया नियम घोषित किया है। यह नीति 28 मार्च 2026 से लागू होगी। कब लागू होगी? 28 मार्च 2026 से लागू होगी। यहाँ पर देखा जाए तो उद्देश्य क्या है? बच्चों को साइबर बुलिंग, अश्लील सामग्री, ऑनलाइन धोखाधड़ी और अत्यधिक इंटरनेट उपयोग से बचाना तथा मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित करना है। टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम और रोब्लॉक्स जैसे उच्च जोखिम प्लेटफॉर्म पर नाबालिग खातों को निष्क्रिय करना होगा। साथ ही साथ देखा जाए तो यह कदम बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण बनाने और तकनीकी के जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियों में पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अमेरिका के नए गृह सुरक्षा मंत्री कौन बने हैं? मार्क वेन मुलिनी। ठीक है, मार्क वेन मुलिन जो है, यहां पर देखा जाए ये बन गए हैं क्या? गृह सुरक्षा मंत्री बन गए हैं। ठीक है, न्यू सेक्रेटरी ऑफ होमलैंड कौन बन गए हैं? मार्क वेन मुलिन। मार्क वेन मुलिन, ठीक है सॉरी, संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्क वेन मुलिन को नया गृह सुरक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी। सेक्रेटरी ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी कौन बने हैं? ये पॉइंट याद रख सकते हैं। और ये नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये नियुक्ति की गई है। यहाँ पर चर्चा करें तो 31 मार्च 2026 से यह नियुक्ति प्रभावी हो जाएगी। पूर्व मंत्री कौन थे? तो क्रिस्टी नोएम का इन्होंने स्थान लिया है। किसका स्थान लिया? क्रिस्टी नोएम का स्थान लिया है। अब देखा जाए जो क्रिस्टी नोएम है, इनको पश्चिमी गोलार्ध की सुरक्षा पहल द शील्ड ऑफ द अमेरिकास, ठीक है, द शील्ड ऑफ द अमेरिकास का विशेष दूत बनाया गया है। ठीक है, यहां पर देखा जाए सीमा सुरक्षा को मजबूत करना, अवैध प्रवासन और मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के उद्देश्य से यह नियुक्ति जो है, यहां पर देखा जाए मार्क वेन मुलिन की, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। नई दिल्ली में फिट इंडिया कार्निवल के दूसरे संस्करण का आयोजन। यहां पर चर्चा करें तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में फिट इंडिया कार्निवल का दूसरा संस्करण आयोजित होगा। और यह कार्निवल देखा जाए तो आज प्रारंभ हो रहा है, यानी कि 8 मार्च से प्रारंभ हो रहा है। 8, 9 और 10 मार्च को आयोजित किया जाएगा। और देखा जाए इसका आयोजन अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि 8 मार्च के उपलक्ष्य पर किया जा रहा है। ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि यह कार्यक्रम 64वें फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल के समापन के बाद आयोजित होगा, जो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा था। यह संस्करण महिला एथलीट, फिटनेस इन्फ्लुएंसर और फिटनेस चैंपियंस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नागरिकों, खिलाड़ियों और मशहूर हस्तियों को जोड़कर फिटनेस और स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है फिट इंडिया कार्निवल का दूसरा फेस्टिवल कहां, मतलब दूसरा संस्करण जो था कहां पर आयोजित किया गया? ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। और यहां पर देखा जाए 3 दिवसीय कार्यक्रम था। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इसका शुभारंभ हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। तेलंगाना की 99 दिवसीय कार्य योजना का नाम क्या है? प्रजा पालन प्रगति प्रणालिका। ठीक है, ये याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है कि प्रजा पालन प्रगति प्रणालिका कार्य योजना किस राज्य सरकार के द्वारा संचालित की गई 99 दिवसीय कार्य योजना थी? तो ये किसके द्वारा संचालित किया गया? ये तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा संचालित किया गया है। यहां पर चर्चा करें तो तेलंगाना सरकार ने 99 दिवसीय कार्य योजना का नाम है प्रजा पालन प्रगति प्रणालिका, इसका शुभारंभ किया है। देखा जाए तो यह अभियान कब तक चलेगा? तो 12 जून 2026 तक ये अभियान चलेगा। और इसका उद्देश्य क्या है? तो जन समस्याओं का त्वरित समाधान करना, सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। आगे देखें तो राज्य भर में ग्राम सभाएं और वार्ड सभाएं आयोजित की जाएंगी इसके तहत।
प्रत्येक सप्ताह एक विभाग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, यानी कि हर सप्ताह देखा जाए एक विभाग पर फोकस किया जाएगा, जैसे ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य कल्याण, किसान कल्याण और महिला सशक्तिकरण। ये सब अलग अलग विभाग है। हर हफ्ते देखा जाए किसी एक पर टारगेट किया जाएगा और उसके जितने भी समस्याएं हैं उनका निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। यहां पर चर्चा करें तो प्रशासनिक पहल में चर्चा करें तो कार्यक्रम की शुरुआत पर प्रभारी मंत्रियों ने जिले में समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। आगे देखें, भारतीय सेना में शीर्ष पदों पर नई नियुक्तियां हुई हैं कुछ। ठीक है, अब ये नियुक्तियां जो है ये 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगी, लेकिन आइए देख लेते हैं कौन कौन सी नियुक्तियां हुई हैं। सबसे पहले उप सेना प्रमुख के बारे में चर्चा करें। यहां पर देखा जाए लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, जो धीरज सेठ है, नए वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार संभालेंगे। वर्तमान में देखा जाए तो सदर्न कमांड के कमांडर हैं। ठीक है, वर्तमान में सदर्न कमांड के कमांडर हैं। ये 1 अप्रैल 2026 को देखा जाए तो धीरज सेठ जो है ये भारत के नए वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाएंगे। ठीक है, उसी के साथ जो पश्चिमी सेना के कमांडर वर्तमान उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल पीपी सिंह को वेस्टर्न कमांड का कमांडर नियुक्त किया गया है। जो वर्तमान में जो उप सेना प्रमुख है लेफ्टिनेंट जनरल पीपी सिंह, इनको वेस्टर्न कमांड का कमांडर नियुक्त किया गया है। और चर्चा करें यहां पर दक्षिणी सेना का कमांडर तो लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन को नया साउदर्न कमांड का प्रमुख बनाया गया है। ठीक है, जहां पर देखा जाए साउदर्न कमांड के पहले प्रमुख कौन थे तो यहां पर जो देखा जाए तो लेफ्टिनेंट धीरज सेठ थे, ये पहले साउदर्न कमांड के कमांडर थे। अब इनकी जगह पर कौन बन जाएंगे तो इनकी जगह पर देखें तो जनरल संदीप जैन, लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन है, ये बन जाएंगे दक्षिणी सेना कमांडर, मतलब दक्षिणी जो सदर्न कमांड है उसका कमांडर बन जाएंगे। आगे चर्चा करें ईस्टर्न कमांड के जीओसी कौन बनेंगे। यहां पर देखा जाए लेफ्टिनेंट जनरल वीएमबी कृष्णन को ईस्टर्न कमांड का जनरल ऑफिस कमांडिंग नियुक्त किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, ये सब जो परिवर्तन हुए इन परिवर्तनों के पीछे उद्देश्य क्या है तो सेना की ऑपरेशनल तैयारी और नेतृत्व संरचना को मजबूत करने के उद्देश्य से देखा जाए तो ये जो नेतृत्व परिवर्तन है वो किया गया है। आपको इनमें से एक नियुक्ति याद रखनी है धीरज सेठ की। ठीक है, धीरज सेठ की नियुक्ति आपको याद रखनी है कि लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ये बन गए हैं भारत के नए वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी बने मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए राष्ट्रीय नियुक्तियों में जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी कहाँ के मुख्य न्यायाधीश बने हैं तो मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। यह नियुक्ति आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी को मद्रास हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। संवैधानिक प्रावधान पर चर्चा कर रहे हैं तो यह नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217(1) के तहत की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 217(1) के तहत इसकी नियुक्ति की गई है। यहां पर देखा जाए उन्होंने जस्टिस मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है, मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव का स्थान लिया है, जो 5 मार्च 2026 को रिटायर हुए। यहां पर देखा जाए जो सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी इनके बारे में कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं तो 1992 के अधिवक्ता के रूप में इन्होंने इनका नामांकन हुआ था और केंद्र सरकार आयकर विभाग तथा आरबीआई के स्टैंडिंग काउंसलर रहे हैं। इससे पहले केरल हाईकोर्ट में न्यायाधीश और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में स्थायी न्यायाधीश रह चुके हैं। ठीक है, जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट है साथ ही साथ केरल हाईकोर्ट था वहां पर ये न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। और अब देखा जाए जो सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी है इनको मद्रास हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, तो इसी के साथ आज के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे वो होते समाप्त। कुछ प्रश्न है, इनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सॉरी, पहला प्रश्न है साइकिलिंग लीग ऑफ इंडिया के संबंध में निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। पहला कथन क्या कह रहा है, पहला कथन कह रहा है कि यह दुनिया की पहली फ्रेंचाइजी आधारित रोड साइकिलिंग लीग होगी। दूसरा कथन कह रहा है कि इसमें 8 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी और तीसरा कथन कह रहा है कि प्रत्येक टीम में 10 साइकिलिस्ट होंगे। अब आपको बताना है कौन सा कथन सही है। केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 और 3 सही है, 1 2 तीनों सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है, ये आपको बताना है। भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। ठीक, भारत में 250 से अधिक अरबपति हैं। ठीक, भारत 308 अरबपतियों के साथ विश्व में तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, रोशनी नंदार मल्होत्रा एशिया की सबसे अमीर महिला घोषित हुई हैं। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। अब ये देखा जाए पॉइंट आप कल पढ़ भी चुके थे, कल मैंने आपको पढ़ाया था, लेकिन उसका प्रश्न मैं आपसे आज पूछ रहा हूं। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यहां पर देखा जाए तीसरा सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कुष्ठ रोग से मुक्त घोषित होने वाला दक्षिण अमेरिका का पहला देश कौन सा है। ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली या पेरू, बताइए। दक्षिण अमेरिका का पहला देश कौन सा है जिसको कुष्ठ रोग से मुक्त घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
चौथा सवाल है, नीति आयोग और यूनिसेफ के बीच में समझौते का मुख्य उद्देश्य, जो नीति आयोग और यूनिसेफ के बीच में जो समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है उसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? तो डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना, मातृ और शिशु पोषण में सुधार करना, जलवायु परिवर्तन में अनुसंधान करना या ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना। ठीक है, और यहां पर देखा जाए अंतिम सवाल क्या है, भारत की पहली रिवराइन लाइट हाउस परियोजना किस नदी पर स्थापित की जा रही है? भारत की पहली रिवराइन लाइट हाउस परियोजना किस नदी पर स्थापित की जा रही है? गंगा नदी पर, नर्मदा नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर या गोदावरी नदी पर? ठीक है, तो यहां पर देखा जाए ये है 4 पॉइंट्स और 5 सवाल और कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आज के दिन के न्यूज़पेपर के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे उनको कवर किया गया। तो इसी के साथ आज की क्लास होती है हमारी समाप्त। मिलते हैं कल अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास की पीडीएफ पीपीटी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी और कंप्लीट पीडीएफ भी आपको कल व्हाट्सएप ग्रुप में यानी कि सोमवार को व्हाट्सएप ग्रुप में प्रदान कर दी जाएगी। ठीक है, तो कंप्लीट पीडीएफ फरवरी महीने का, चूंकि होली का अवकाश भी था और जो कलीग थे वो थोड़ा लेट विलम्ब से ऑफिस ज्वाइन किया, तो इस वजह से जो थोड़ा सा विलम्ब हुआ है वो होली की वजह से हुआ है। तो इस वजह से ये क्लासेस आपकी लगातार चल रही है और इनकी क्लास पीडीएफ आपको सोमवार को सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक, तो इन्हीं सब बातों के साथ इस क्लास को करते हैं समाप्त। मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।